हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 1 जो था उसमें हमने जो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे इनको कवर किया था। ओके, उसके साथ साथ सही जोड़ियाँ, मतलब सारे ऑब्जेक्टिव एंड सही जोड़ियाँ, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, जो भी आपको स्क्रीन पर 1 मार्क का क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इन सारों को हमने पार्ट 1 में कवर किया था। साथ ही पार्ट 1 में हमने 2 मार्कर जो क्वेश्चन है हमारे भाग 2 में, उनका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया था। अब हमारा ये सेकेंड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे भाग 3 में 4 अंकीय प्रश्न, यानी कि 4 मार्कर क्वेश्चन आंसर और उनका सॉल्यूशन। चलिए, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए क्या किया। यानी कि महात्मा गांधी उस टाइम पे खुद को आम लोग उनसे कनेक्ट हो पाए, इसके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, ये हमें बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महात्मा गांधी ने खुद को आम लोगों जैसा दिखाने के लिए निम्न कार्य किए। सबसे पहले गांधी जी आम जनता की तरह ही वस्त्र पहनते थे और उन्हीं की तरह रहते थे। देखो, जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। जैसे कि पहला काम तो कि वो आम लोगों की तरह ही रहते थे। जैसे कि दूसरे जो नेता थे वो सूट बूट में रहते थे, टाई कोट पहनते थे, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो खादी कुर्ते में सिंपल रहते थे, तो जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे जो आम लोग थे। ओके, फर्स्ट तो ये हुआ। सेकेंड, उनकी ही भाषा बोलते थे, यानी कि कुछ जो बड़े बड़े नेता थे वो अंग्रेजी का प्रयोग करते थे, लेकिन जो महात्मा गांधी थे वो हमारी जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग करते थे और उसी को बढ़ावा देते थे। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जन समूह से अलग खड़े नहीं होते थे। बहुत बार क्या होता था, जो दूसरे नेता थे वो जब आम लोगों का ग्रुप होता था तो उनसे कहीं अलग जाके खड़े होते थे या ऊपर जाके खड़े रह जाएंगे, लेकिन महात्मा गांधी उन लोगों के ग्रुप के अंदर, उनके बीचों बीच खड़े रहते थे जब भी अपनी बात रखते थे। तो इस तरीके से वो लोगों का ध्यान ज़्यादा आकर्षित कर पाते थे। तीसरी बात, जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट, ओके यहाँ पे सूट आएगा, सूट जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती पहनते थे। यही बात मैंने आपको बताई। जो दूसरे नेता थे वो सूट बूट में रहते थे, टाई लगाना, बिल्कुल अंग्रेजों के जो पहनावा था उसको उन्होंने अपनाया था, जबकि महात्मा गांधी जो थे वो बिल्कुल साधारण रहते थे। ओके, उसके अलावा गांधी जी प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा चरखा चलाने में निकालते थे या बिताते थे, यानी कि गांधी जी चरखा चलाने जैसा छोटा सा कार्य जो दूसरे लोग भी कर रहे हैं वो भी करते थे। ओके, तो इस तरीके से वो और लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। साथ में दक्षिण भारत के यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था, यानी कि अपने सिर पे बाल होते हैं उनको पूरी तरीके से कटवा लिया था, और गरीबों के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए इस कारण, और ये क्यों किया था, ताकि गरीब लोगों के साथ वो एक तादात्म्य स्थापित कर पाए, एक संबंध बना पाए। इस कारण किसान जो थे, वो श्रमिक जो थे, जो कारीगर थे, वो गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते थे और उन्हें महात्मा कहने लगे थे। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि महात्मा जी के या तो कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ ऐसी थी या फिर वो कुछ कार्य ऐसे करते थे जिससे आम लोगों जैसे वे दिखते थे। तो ये इसका पूरा आंसर हो गया। एक साथ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे सामने, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध कैसे था। यानी कि जो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था वो एक तरीके से प्रतिरोध था, विरोध था, तो कैसे था, चलिए इसको समझते हैं। जल्दी से इसके आंसर को वॉच कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले आप इस आंसर की भूमिका लिखना और देखना उसमें क्या लिखोगे। आप लिखोगे कि रोलेट सत्याग्रह, आपको पता होगा रोलेट एक्ट के बारे में। तो रोलेट एक्ट जैसे ही गांधी जी के एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, यानी कि रोलेट एक्ट से जैसे ही गांधी जी एक सच्चे नेता बने, इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने क्या किया, अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग की। यानी कि जब रोलेट एक्ट चलाया गया
तो गांधी जी काफ़ी पॉपुलर हो गए उससे, है ना। और उसके साथ साथ ये जो सत्याग्रह था ये बहुत हद तक सफल हो चुका था। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने फिर असहयोग आंदोलन चलाया। तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, तो ये हमने भूमिका में लिख दिया। अब मेन आते हैं बॉडी पे, तो चलिए देखते हैं, अंदर पूरी चीज़ों को समझते हैं। देखो, इस आंदोलन का तात्पर्य था कि सभी को अंग्रेज सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों के परित्याग का पालन करना होगा। असहयोग यानी कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, अंग्रेज सरकार से जो भी हमारे संबंध है उसको तोड़ना, उनका त्याग करना। ओके, अब इसके अंदर क्या हुआ, तो विद्यार्थियों ने क्या किया, सरकार द्वारा जितने भी चलाए जा रहे थे स्कूल हुए, कॉलेज हुए, उनमें जाना छोड़ दिया। उसके बाद वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। जो वकील थे उन्होंने कहा हम अदालत में नहीं जाएंगे। उसके अलावा कई कस्बों और नगरों में तो जो श्रमिक लोग रहते थे, श्रमिक वर्ग, वो हड़ताल पर चला गया। उसके अलावा जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक 1921 में 396 यानी कि 396 हड़तालें हुई। सोच सकते हो एक साल में इतनी हड़तालें हुई थी इस असहयोग आंदोलन के कारण, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। ओके, अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। जो उस टाइम पे अवध का जो इलाका था, बंगाल और अवध का इलाका, तो वहाँ के जो फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। 1857 की जो विद्रोह था वो पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। कहने का यहाँ पे मतलब है कि जब एक तो कब अंग्रेजों की नींव हिली थी, 1857 में। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन हुआ तब अंग्रेजों की नींव हिल गई थी। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग भी लगा दी। अब धीरे धीरे जब लोग असहयोग करने लगे, उसके साथ साथ कुछ लोगों ने हिंसा शुरू कर दी। हिंसा कैसे शुरू की, जो चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था वहाँ पर आक्रमण किया और वहाँ पर आग लगा दी। इस कार्रवाई से गांधी जी का यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। यानी कि गांधी जी किसके पुजारी है, अहिंसा के पुजारी है। और जब लोगों ने इस असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रयोग किया तो तत्काल गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, यानी कि इस आंदोलन को रोक दिया। तो ये था पूरा असहयोग आंदोलन। तो इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकला कि असहयोग शांति की दृष्टि से भले ही नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। और असहयोग आंदोलन एक तरीके से क्या था, अंग्रेजों का प्रतिरोध था, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स हुए, वकील हुए, फार्मर्स हुए, जो भी लेबर्स हुए, सारे क्या कर रहे थे, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, अंग्रेजों का प्रतिरोध कर रहे थे। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन एक तरीके से अंग्रेजों का क्या है, प्रतिरोध था। तो ये पूरा आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट, सबसे पहले भूमिका और थोड़ी सी बॉडी, उसके बाद एंड की बॉडी का पूरा स्क्रीनशॉट, उसके बाद निष्कर्ष का। आप ऐसे ही लिखना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, पूरे 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3। राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण स्रोत क्यों है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसका अगर हम आज अध्ययन करते हैं तो उस टाइम पे जो अखबार छप रहे थे वो क्यों इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन अध्ययन के लिए अखबार महत्वपूर्ण भूमिका। सबसे पहले इसमें भी आपको भूमिका लिखनी है। लिखना है कि अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों से भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इतना हो गया। उसके बाद आप बॉडी में लिखोगे, विभिन्न समाचार पत्र पर महात्मा गांधी की जो गतिविधियाँ थी उनकी पैनी नज़र रखी जाती थी। इन समाचार पत्रों में महात्मा गांधी की गतिविधियों और उनसे संबंधित समाचारों से प्रकाशित किए जाते थे। यानी कि जो समाचार पत्र थे वो महात्मा गांधी के बारे में बहुत कुछ छापते थे और वही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के मेन प्रेरणा थे। तो इस तरीके से हमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी मिलती थी। इन समाचार पत्रों से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जनसाधारण जो थे वो महात्मा गांधी के विषय में क्या धारणा थी उनकी, लेकिन अखबार ब्यूरो को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाता है। यानी कि हाँ, हमें समाचार पत्रों से महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी डिटेल मिलती है, लेकिन सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि वो सारी सच्चाई हो, क्योंकि कुछ प्री जजिंग या पूर्वाग्रह भी हो सकते हैं। उसके बाद ये जो अखबार थे, ये ऐसे लोग थे जो अखबार छापते थे, अखबारी जो थे, जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्व के प्रति अपना एक नज़रिया था।
उनके विचारों के आधार पर भी यह निश्चित होता है कि क्या प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के विवरण में क्या होगा, किन घटनाओं की रिपोर्टिंग किस प्रकार की जाएगी। इसलिए लंदन को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के विवरण भारत के राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में छापने वाले विवरणों के समान नहीं हो सकते थे। यानी कि हमने पाया, स्टडी की तो, कि जो लंदन में छप रहे हैं उनमें कुछ डिफरेंस आ रहा है और जो इंडिया में समाचार पत्र उस टाइम पे छप रहे थे उनमें कुछ डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो अखबारी लोग थे, वहाँ के जो पत्रकार थे, उनकी थिंकिंग अलग थी और इंडिया के लोगों की थिंकिंग अलग थी। इन समाचार पत्रों के अध्ययन से किसी निष्कर्ष पर पहुँचने से पूर्व हमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इन समाचार पत्रों में वर्णित घटनाक्रम शब्दशः सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि हो सकता है कुछ फेक भी छापा गया हो। तो इस तरीके से हमें जानकारी तो मिलती है लेकिन हम पूर्णतः इस पे भरोसा नहीं कर सकते। ओके, तो ये समाचार पत्रों से हमें किस तरीके से ये महत्वपूर्ण है, क्या जानकारी मिलती है और किस तरीके से हम इसका अध्ययन करते हैं, ये इसका आंसर हो गया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट, सबसे पहले भूमिका और 1 पॉइंट, उसके बाद 2 और 3 पॉइंट और लास्ट में 4 पॉइंट। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया, समझाइए। यानी कि जो नमक कानून था जिसके लिए एक दांडी यात्रा निकली थी, वो हमारी स्वतंत्रता का जो पूरा संघर्ष चल रहा था उसका सबसे मेन पॉइंट बन गया। क्यों, ऐसा क्या था इसमें, वो हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले भूमिका, नमक जो है वो एक बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा थी जिस पर औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया था, एकाधिकार कर लिया था, एक प्रकार से एकाधिकार स्थापित कर लिया था। अब नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा क्या था, अभिशाप था। यह लोगों के मुंह से नमक छीन रहा था। अब क्या होता है, आप सबको पता है नमक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। अब क्या होता है, औपनिवेशिक सरकार जो होती है वो नमक कानून लाती है और उसमें सारा का सारा नमक बनाने का अधिकार अंग्रेजों के पास चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों के लिए ये एक अभिशाप बन जाता है और लोगों के मुंह से मानो कि नमक छीन ही जाता है। तो ऐसी कंडीशन बनती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनसे ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है अपने आप में। देखो, सबसे पहला, नमक कानून ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक था। जो ये नमक कानून बनाया गया था इसे कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। इसके अनुसार नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार स्थापित हुआ, यानी कि सरकार, यहाँ राज्य से मतलब है सरकार का एकाधिकार स्थापित हो गया था। सेकेंड, जो जन सामान्य लोग थे वो नमक कानून को घृणा की दृष्टि से देखते थे। प्रत्येक घर में नमक भोजन का एक अपरिहार्य अंग था, क्योंकि आप ही सोचिए नमक के बिना भोजन बन ही नहीं सकता। किंतु भारतीयों द्वारा घरेलू प्रयोग के लिए भी स्वयं नमक बनाने से रोका गया। यानी कि अगर कोई भारतीय घरेलू प्रयोग कर रहा है नमक का, तो उसके लिए भी जो भारतीय वो नमक नहीं बना सकता था और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए क्या किया गया था, बाध्य किया गया था। तो इसलिए भी यह एक क्या था, महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। नमक पर राज्य का एकाधिकार अत्यधिक अलोकप्रिय था। सामान्य में इस कानून के प्रति क्या हो गया, असंतोष व्याप्त हो गया, जिसकी वजह से भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। साथ में नमक उत्पादन पर सरकार के एकाधिकार ने लोगों को एक महत्वपूर्ण किंतु सरलतापूर्वक उपलब्ध ग्राम उद्योगों से भी वंचित कर दिया। अब अगर नमक बनाएंगे तो छोटे छोटे ग्राम उद्योग लगेंगे, लेकिन सरकार ने उस पर भी बैन लगा दी, जिसकी वजह से ये काफ़ी घृणित कानून बना और इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की शुरुआत की गई और ये स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। तो एंड में हम निष्कर्ष में लिखेंगे कि इसलिए गांधी जी ने औपनिवेशिक शासन के विरोध के लिए नमक का प्रतीक के रूप में चुनाव किया और शीघ्र ही नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का क्या हो गया, महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद पहला और दूसरा कारण, साथ ही तीसरा और चौथा और निष्कर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 5, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरीके से बदल डाला। यानी जो महात्मा गांधी थे उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था उसका जो स्ट्रक्चर था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। देखते हैं महात्मा गांधी ने ऐसा क्या किया। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को पूरी तरह बदल दिया था।
अब यह आंदोलन सिर्फ व्यावसायिक और बुद्धिजीवियों का ही नहीं रह गया था, बल्कि अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। शुरुआत में जब राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ा गया था तो जो लोग पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे या फिर बिजनेस से जुड़े हुए थे, व्यावसायिक क्षेत्र में जिनका प्रदर्शन बेहतरीन था, वो इसमें लगे हुए थे। लेकिन जब महात्मा गांधी आए तो उन्हें पता चला कि सच्ची आज़ादी तो किसान, श्रमिकों और कारीगरों को चाहिए। ओके, तो इसलिए उन लोगों को भी महात्मा गांधी ने जोड़ना शुरू कर दिया और इस तरीके से जो स्वरूप था वो बदलने लगा। इनमें से अनेक गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करके उन्हें क्या कहने लगे, महात्मा कहने लगे। अतः बड़ी संख्या में लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ते चले गए। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का प्रसार अंग्रेजी भाषा की बजाय स्थानीय भाषाओं में करने पर बल दिया। यानी कि जो पहले जो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लोग, वो अंग्रेजी भाषाओं का अधिक से अधिक प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जब गांधी जी आए तो उन्होंने स्थानीय भाषा, हिंदी, अगर कहीं की मद्रास है तो मद्रासी, इस तरीके से स्थानीय लैंग्वेज का प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया। राष्ट्रीय आंदोलन के आधार को मजबूत करने के लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए नए तरीके अपनाए और उसमें वो सफल भी हुए। उनके दर्शन के आधारभूत सिद्धांत थे कि अहिंसा, सत्याग्रह, गरीबों के प्रति सच्ची सहानुभूति, महिलाओं का सशस्त्रीकरण, कुटीर उद्योग धंधे, चरखा खादी अपनाने पर बल, रंग भेद, जातीय भेद का विरोध, सांप्रदायिक सद्भाव, अस्पृश्यता का विरोध आदि अपने आधारभूत सिद्धांतों के माध्यम से गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को वास्तविक अर्थों में क्या बना दिया, एक जन आंदोलन बना दिया। और इस तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीय आंदोलन था, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सही मायने में एक सच्चा राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से यहाँ तक से स्क्रीनशॉट, उसके बाद यहाँ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 6। निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है और ये स्रोत सरकारी ब्यूरो से किस तरीके से भिन्न होते हैं। यानी कि हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जानना है, तो जो भी निजी पत्र एक दूसरे को लिखे जाते हैं या कुछ भी आत्मकथाएं लिखी गई है, उससे हमें उस व्यक्ति के बारे में कौन कौन सी जानकारी मिलती है। और हमें ये भी बताना है कि अगर हम कोई सरकारी ब्यौरा देखें और ये सारी चीज़ें देखें तो उनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या भिन्नता है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। देखिए, निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के विषय में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इनसे संबंधित व्यक्ति की विचारधारा क्या है, उसके जीवन चरित्र के विषय में हमें पर्याप्त सीमा तक जानकारी मिल जाती है। उससे हम सही अनुमान लगाया जा सकता है कि वो लोग कैसी थिंकिंग करते थे, किस विचारधारा के थे। जैसे कि उदाहरण के लिए जो गांधी जी के लेटर्स थे, गांधी जी के जो पत्र थे एवं उनकी जो आत्मकथा है, उससे हमें गांधी जी एवं उनकी विचारधारा को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। अब जो ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, हमें संबंधित व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों का परिचय तो उनसे मिलता है, साथ साथ में पत्रों में जो लेखक अपने क्रोध, पीड़ा, असंतोष, बेचैनी, आशा और हताशाओं को व्यक्त कर सकता है। किंतु सार्वजनिक वक्तव्य में वह ऐसा नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई आत्मकथा लिख रहा है तो उसमें उसकी जैसी भी थिंकिंग है, जैसा माहौल चल रहा है, उसके बारे में वो सब बता सकता है। यहाँ तक कि जो सार्वजनिक चीज़ होती है, यानी सरकारी ब्यूरो होते हैं, उनसे हमें ऐसी जानकारी नहीं मिल पाती है। उल्लेखनीय है कि गांधी जी द्वारा अपने पत्र हरिजन में लोगों से मिलने वाले पत्रों को प्रकाशित किया जाता था। ओके, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में अनेक लोगों को पत्र लिखे। ओके, या उन्हें अनेक लोगों ने पत्र लिखे थे। नेहरू जी ने उन पत्रों को संकलित करके उस संकलन को ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित करवाया। इन पत्रों से पता लगता है कि 1920 के दशक में जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारों से प्रभावित होने लगे थे। 1928 ईस्वी में जब वे यूरोप से भारत वापस आए तो उस समय समाजवाद का जो पर्याप्त प्रभाव था। ओके, तो इस तरीके से हमें नेहरू जी के बारे में भी जानकारी मिली व्यक्तिगत पत्रों से। ओके, अब जो ये सरकारी ब्यौरे होते हैं, ये निजी पत्रों और आत्मकथा से सरकारी ब्यौरों में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। निजी पत्रों और आत्मकथाओं में जो विभिन्न विचार और घटनाओं का यथार्थ विवरण मिलता है, किंतु जो सरकारी ब्यौरे होते हैं उनमें विचार एवं घटनाओं का निष्पक्ष विवरण नहीं होता, क्योंकि सरकार हमेशा पॉजिटिव साइड दिखाने में लगी हुई रहती है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, हमें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 7। क्रिप्स मिशन से आप क्या समझते हैं, इससे क्या आशय है, यह क्यों असफल रहा, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो क्रिप्स मिशन था वो उसका मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है और ये क्यों अनसक्सेसफुल रही। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश संसद सदस्य तथा मजदूर नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मार्च 1942 में इस मिशन को भारत भेजा। यानी कि जब भारत में बहुत सारी पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, उन्होंने एक मिशन भेजा जिसमें जो ब्रिटेन के सदस्य थे संसद के, उनको साथ में एक मजदूर नेता थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, उनको मिलाकर एक ग्रुप भेजा जिसे एक मिशन कहा गया। और उसे क्रिप्स मिशन क्यों कहा गया, क्योंकि स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे वो इसमें शामिल थे। तो ये मार्च 1942 में भारत में इस मिशन को भेजा गया। कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद को इस मिशन के साथ वार्ता हेतु अपना आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किया। जब ये मिशन भारत आया तो अब भारत से कुछ बातें तो होगी सही, ओके, वाचन या वार्ताएं चलेगी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने इस मिशन से बातें की। अब देखो आगे कि गांधी इरविन पैक्ट का उल्लंघन, लॉर्ड डार्विन इरविन के पश्चात वेलिंगटन वायसराय बना। क्या है इस लाइन का मतलब, आपको पता होगा 1931 में जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो इसका क्या किया था, लॉर्ड इरविन ने उल्लंघन कर दिया था, उस समझौते को माना ही नहीं था। और उसके बाद विलिंगटन वायसराय बना और उसने तो माना नहीं, और दूसरा वायसराय जो विलिंगटन बना उसने कह दिया, कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने जो उत्तर के प्रांत है उनमें किसानों को कर न देने के लिए उकसाया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू को बंदी बना लिया गया। गांधी जी ने वायसराय से मुलाकात के लिए समय मांगा, लेकिन उन्होंने मुलाकात के लिए समय भी नहीं दिया और क्या कर दिया, जो गांधी इरविन पैक्ट था उसको समाप्त कर दिया था। अब बात आई क्रिप्स मिशन की, तो फिर कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी क्या कर दिया, इस क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चली गया था कि गांधी इरविन जो पैक्ट था उस टाइम पर भी इन्होंने इसका उल्लंघन किया था। तो अब ये क्या मिशन करेंगे, इनसे वार्ता करके कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इस क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया। और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया, उत्तर तृतीय चेक कहा। क्या कहा, उत्तर तृतीय चेक, ओके। क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधानों में युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न करना था जिसका स्तर अधिराज्य यानी कि डोमिनियन हो, तथा युद्ध के तत्काल बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना जिनमें ब्रिटेन, भारत और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो इस तरीके से इस क्रिप्स मिशन में बातें कही गई, लेकिन पहले से भारतीयों को तथा भारतीयों के प्रमुख नेता को पता था कि अंग्रेज कभी भी अपना जो ये समझौता है, जैसे कि गांधी इरविन पैक्ट इन्होंने तोड़ दिया, इस तरीके से ये किसी भी समझौते को तोड़ सकते हैं। तो इसी कारण क्रिप्स मिशन जो है वो असफल नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ने भी क्रिप्स मिशन को स्वीकार नहीं किया। तो ये पूरा आंसर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 8। कैबिनेट मिशन से क्या आशय है और भारतीय नेताओं के साथ इसकी बातचीत में क्या नतीजे निकले। यानी कि जो कैबिनेट मिशन था वो क्या है, और जब इंडिया के जो नेता थे उनसे जब बातचीत हुई तो इसके क्या निष्कर्ष निकले, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर आंसर देख पा रहे हैं, सबसे पहले समझते हैं कि कैबिनेट मिशन है क्या। देखो क्या होता है, इंग्लैंड में 1945 में चुनाव होते हैं और लेबर पार्टी जो इंग्लैंड की थी वो जीत जाती है। अब इस दल के जो नेता होते हैं, एटली ने प्रधानमंत्री पद वो संभालते हैं इंग्लैंड का, तथा जो पैथिक टेरेंस होते हैं वो नए भारत के सचिव बनते हैं, क्योंकि जो भारत का सचिव हो वो इंग्लैंड से ही भेजा जाता था, वहीं से बनाया जाता था। तो जनवरी में वो सचिव बनते हैं। तो अब 1946 आ जाता है और जो ब्रिटेन लेबर पार्टी के नेता इटली थे उन्होंने भारतीय नेताओं से औपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए एक संसदीय दल को भारत भेजने का निर्णय लिया। यानी कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम ब्रिटेन से एक संसदीय ग्रुप बनाएंगे, दल बनाएंगे और भारत में बात
बात करने के लिए वहाँ पर भेजेंगे, जिसे क्या कहा गया, कैबिनेट मिशन कहा गया। तो वही ये ग्रुप था जो कि इंग्लैंड से आया था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो एटिल थे उन्होंने भेजा था भारतीय नेताओं से बातचीत करने के लिए। तो 19 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। जो कैबिनेट मिशन सदस्यों में शामिल थे थेसर स्टेफर्ड क्रिप्पा, ए बिल अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। ओके, ये इंग्लैंड के व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये सारे व्यक्ति कैबिनेट मिशन में शामिल थे। अब ये मिशन भारत आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि कैबिनेट मिशन क्या है। तो भाई भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए भारत की इंग्लैंड की संसद ने भारत एक मिशन भेजा था, एक ग्रुप बनाया था लोगों का, उसे भेजा था जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। अभी देखते हैं कि इसके बात करने से क्या निष्कर्ष निकले। तो देखो, इस योजना को 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग तथा 24 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। जब बातचीत करने के लिए ये मिशन भारत आया तो भारत ने क्या कर लिया, भारत की जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी, दोनों ने इस मिशन को स्वीकार कर लिया और बातचीत शुरू की। लेकिन होता क्या है कि मुस्लिम लीग ने 29 जुलाई 1946 को इसे अपनी स्वीकृति वापस ले लिया, ने कहा कि नहीं, हम इस मिशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और पाकिस्तान के लिए सीधी कार्रवाई शुरू कर दी। मुस्लिम लीग ने कहा हम ऐसे मिशन के द्वारा बातचीत करके कुछ भी नहीं करना चाहते, हमें तो सीधा पाकिस्तान बनाना है। ओके, तो इस तरीके से जो कैबिनेट मिशन था वो असफल हो गया और उसकी ये परिणाम निकला कि पाकिस्तान की मांग उठने लग गई। ओके, तो चलिए, आई होप आपको पूरा क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 9 है, स्वदेशी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। जो एक बहुत पॉपुलर आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, उसके बारे में हमें बताना था कि वो क्या है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन अंततः स्वदेशी आंदोलन में परिणत हो गया। यानी कि जो स्वदेशी आंदोलन था वो कैसे शुरू हुआ, बंगाल विभाजन से। जैसे ही बंगाल विभाजन की बात शुरू हुई, विभाजन हुआ और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। बंगालियों ने महसूस किया कि संवैधानिक आंदोलन अर्थात जनसभाओं में भाषण देना, प्रेस द्वारा प्रचार करवाना, निवेदन करना, आंदोलन पत्र देना, सम्मेलन देना, ये सब क्या है, बेकार है। ब्रिटिश सरकार का विरोध बहिष्कार यानी कि स्वदेशी आंदोलन से किया जाना चाहिए। कैसे, जिसके अंतर्गत निम्न प्रमुख कार्यों का संपादन किया गया। प्रथम, जितने भी विदेश माल थे, विदेश से जो माल आ रहे थे, अंग्रेजी जितनी भी वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार कर दिया। ओके, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। द्वितीय, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर स्वदेशी धंधों को प्रोत्साहन दिया। अब विदेशी वस्तुओं को अगर विरोध करेंगे तो कुछ ना कुछ अपनाना होगा, तो स्वदेशी जो वस्तुएं हैं उन पर विशेष बल दिया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम भाग में स्वदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन शुरू हो गया था। इसके मूल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था। बहिष्कार का अर्थ प्रत्येक अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल करना था। राष्ट्रीय आंदोलन एक प्रमुख आर्थिक अध्याय बन गया। देखो, यहाँ पर मैंने बोला स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो यहाँ स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार किया तथा बहिष्कार का यहाँ मीनिंग है कि प्रत्येक अंग्रेजी वस्तु का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई। ओके, तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, तो जैसे ही बंगाल विभाजन होता है तो वहाँ के लोगों को लगता है कि जैसे हम लेटर लिख रहे, पत्र लिख रहे हो, अंग्रेजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ तो रहे नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, स्वदेशी आंदोलन चलाते हैं, यानी कि अंग्रेजों की किसी भी माल को हम खरीदेंगे ही नहीं, उनको आर्थिक फ़ायदा होगा ही नहीं, तो वो यहाँ पे टिकेंगे ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन चला, विदेशी जितनी भी वस्तु था उनका बहिष्कार किया तथा स्वदेशी जितनी भी वस्तुएं थी उनको प्रोत्साहन किया, उनको स्वीकार किया। यहाँ पे बहिष्कार नहीं आएगा, स्वीकार किया। ओके, अब यहाँ पर बहिष्कार का क्या मीनिंग है, बहिष्कार का अर्थ है कि प्रत्येक अंग्रेजी जितनी भी वस्तुएं थी उनका इस्तेमाल नहीं करना। ओके, यहाँ पर नहीं करना आएगा। और इस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसका, या फिर हम कह सकते हैं स्वदेशी जो आंदोलन था, ये प्रमुख आर्थिक अध्याय बन गया। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 10, भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू किया गया। कोई 3 कारण लिखिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो क्यों हुई थी, इसके पीछे के क्या 3 रीज़न है, हमें ये बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी के नेतृत्व में बताया गया था। यानी कि जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ये एक अंतिम जन आंदोलन था। यह पूर्व के आंदोलन से भिन्न और अधिक प्रभावशाली था। यानी कि पहले जितने भी आंदोलन हुए उससे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसने भारत के ब्रिटिश शासन की ऐसी चोट पहुँचाई कि इससे उबर नहीं सका कौन? ब्रिटिश सरकार। उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि भारत में अब लंबे समय तक टिका नहीं जा सकता। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके इतने सफल होने के निम्न कारण है। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के यहाँ पे आएगा सफल होने के निम्न कारण है। सबसे पहला कारण है, भारत छोड़ो आंदोलन एक और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आई चेतना और दूसरी ओर स्वतंत्रता के अंधकार में भविष्य के कारण लोगों में व्याप्त असंतोष का परिणाम था। ओके, तो इसी की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। दूसरा, युद्ध के कारण आर्थिक संकट भी पैदा हो चुका था। मूल्य वृद्धि और भोजन की कमी इसका परिणामी युद्ध के समय दबाव के कारण अंग्रेजों के कड़े रुख ने भी बढ़ते हुए असंतोष को हवा दी। पहले से असंतोष था और उसी के टाइम पर मूल्य वृद्धि अंग्रेजों ने कर दी, जिसकी वजह से लोगों में और हवा लगी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। अगला है क्रिप्स मिशन की विफलता। जैसे ही जो ये क्रिप्स मिशन विफल हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया और इस तरीके से तीसरा आंदोलन छेड़ा गया, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपको समझ में आ गया कि भारत छोड़ो आंदोलन क्यों शुरू हुआ, यानी कि इसके पीछे के 3 मुख्य रीज़न क्या थे। तो ये इसका आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। तो चलिए देखते हैं गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्तें क्या क्या थी। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 5 मार्च सन 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। तो गांधी इरविन समझौता क्या है? जब सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता होता है। ओके, उसे गांधी इरविन, गांधी से महात्मा गांधी और इरविन से वायसराय लॉर्ड इरविन। ओके, अब ये जो समझौता था, इसमें क्या क्या हुआ देखो। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई थी कि बिना कांग्रेस के सहयोग से कोई फैसला संभव नहीं है। आपको पता होगा, जब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो कोई भी कांग्रेस जो था वो भाग नहीं ले रहा था, कांग्रेस का सदस्य, जिससे क्या हुआ, एंड में कोई भी निष्कर्ष नहीं आ सका। तो इतना तो ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि कांग्रेस की अपनी इम्पोर्टेंस है। तो वायसराय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ और इस समझौते में बहुत सारी बातें लॉर्ड इरविन ने स्वीकार की। क्या स्वीकार की? लॉर्ड इरविन ने कहा कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को उनके पदों को पुनः बहाल किया जाएगा। आंदोलन के दौरान जितनी भी जब्त संपत्ति है उसे वापस कर दी जाएगी, ऐसा लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को कहा। ओके, तो कांग्रेस की ओर से भी गांधी जी ने निम्न शर्तें स्वीकार की कि जो स्विग्यम अज्ञा आंदोलन चल रहा है उसको भी स्थगित कर देंगे। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। कांग्रेस ब्रिटिश शासन सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस की जातियों की जांच की मांग छोड़ देंगे। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था कि क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। तो यही गांधी इरविन समझौता है जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कुछ अच्छा कर रही थी। ओके, तो ये इसका आंसर है। जल्दी से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट। उसके बाद कांग्रेस से जो गांधी जी की ओर से स्वीकार की गई शर्त है वही है। और बाद में क्या होता है, इस समझौते को अंग्रेज तोड़ देती है। ओके, हमने आगे भी पढ़ा था कि गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन कर देती है। सो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारा जो ये चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो हमारा अगला चैप्टर है विभाजन को समझना, उसका भी पार्ट जल्दी ही आ रहा होगा। तो इस तरीके से आपका जो ये वाला चैप्टर था अध्याय 13 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये पूरा कंप्लीट है। पार्ट 1 हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो आप वहाँ जाकर इसे वॉच कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो हमने किताबों की पाठशाला कर एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी रिगार्डिंग टू योर स्टडी, कंपटीशन एग्ज़ाम, MPPSC, सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल की जाएगी, स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स। सो आई होप यू फॉलो दिस पेज, ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, हेल्पफुल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।